बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी की मशक़ी सवालात 14 के 2 सवालात, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए बिला ताख़िर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सवालात 14 का 8वां सवाल क्या है? मशक़ी सवालात 14 का 8वां सवाल है कि एक ताजिर के पास 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर लंबाई के प्लास्टिक के धागों के 3 बंडल हैं। उन तीनों बंडलों के धागों के इस तरह यकसा लंबाई के टुकड़े किए गए कि कोई धागा बाकी ना रहे, तो हर टुकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई का होगा। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि इतने बड़े सवाल को पढ़कर आप में से बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे, लेकिन आपको बच्चों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है। मैं आपको अभी बहुत ही आसान ज़बान में इस सवाल को समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। इस सवाल में बच्चों वो क्या कह रहे हैं? इस सवाल में वो कह रहे हैं कि एक ताजिर के पास 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर लंबाई के प्लास्टिक के धागों की क्या है? 3 बंडल है। ठीक है, यानी एक ताजिर के पास प्लास्टिक के धागों के 3 ऐसे बंडल हैं, जिनमें से एक बंडल में जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है? 392 मीटर, और दूसरे बंडल में जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है? 308 मीटर, और तीसरे बंडल में जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है? 490 मीटर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर बनाकर बता देता हूँ ताकि आप आसानी समझ सकें। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि जो पहला बंडल है, पहले बंडल में जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है? 392 मीटर। ठीक है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो धागा है इसकी लंबाई कितनी है? 392 मीटर। ये 392 मीटर लंबाई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये जो धागे की लंबाई है वो कितनी है? 392 मीटर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 392 मीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरे बंडल में जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 308 मीटर। ठीक है, तो ये लंबाई हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये लंबाई कितनी है? 308 मीटर। ठीक है, और तीसरे बंडल में जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है? 490 मीटर। ठीक है, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये जो धागे की लंबाई है ये 490 मीटर है। ठीक है, अब बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं? इस सवाल में वो कह रहे हैं कि इन तीनों धागों के इस तरह यकसा लंबाई के टुकड़े किए गए कि कोई धागा बाकी ना रहे, तो हर टुकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई का होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि अगर इन तीनों धागों के ऐसे यकसा लंबाई के, यानी एक जैसी लंबाई के टुकड़े किए गए कि कोई भी धागा बाकी ना रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े की कितनी लंबाई हो सकती है। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ आपको इस सवाल को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर छोटे नंबर्स लेकर आपको इस सवाल को समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, तो इन बड़े बड़े नंबर्स की मदद से इस सवाल को समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को थोड़े छोटे नंबर्स लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये 3 धागे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 धागों की लंबाई क्या दी गई है? 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े छोटे नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये जो धागा है इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, छोटे नंबर्स मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप इस सवाल को समझ सकें। ठीक है, इसी तरह से बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि इस धागे की जो लंबाई है वो क्या है? 6 मीटर है। ठीक है, इसी तरह से इस धागे की लंबाई फ़र्ज़ कीजिए कि 9 मीटर है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पर इन तीनों छोटे नंबर्स की मदद से ये पूछूं कि इन तीनों धागों में हम यकसा लंबाई के, एक जैसे लंबाई के टुकड़े इस तरह से करें कि कोई भी धागा बाकी ना रहे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई के टुकड़े बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पर बहुत आसानी से और मुशाहिदे से ये बता सकते हैं कि इन तीनों धागों में हम यकसा लंबाई के, एक जैसा लंबाई के ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? 3 मीटर के टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हम इन तीनों धागों के 3-3 मीटर के टुकड़े करते हैं, तो हम आसानी से इन तीनों धागों को इस तरह से तकसीम कर सकते हैं, इस तरह से इनके टुकड़े कर सकते हैं कि कोई भी टुकड़ा धागे का बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम
इस 3 मीटर के धागे को अगर 3 मीटर के टुकड़ों में तकसीम करना चाहे तो हम इसको 3 मीटर के एक टुकड़े में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 6 मीटर के टुकड़े को अगर हम 3-3 मीटर के टुकड़ों में तकसीम करना चाहें तो हम 6 मीटर को भी 3-3 मीटर के टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 3 मीटर का एक टुकड़ा बन जाएगा, इसी तरह से ये 3 मीटर का टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 9 मीटर के टुकड़े को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 मीटर के टुकड़ों में इसको तकसीम कर सकते हैं। देखिए ये 3 मीटर, इसी तरह से ये एक 3 मीटर और इसी तरह से ये एक 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से 9 मीटर को भी हम क्या कर सकते हैं, 3-3 मीटर के टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर इन तीनों छोटे नंबर्स की मदद से बहुत आसानी से ये पता कर लिया है कि हम इन तीनों धागों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 3-3 मीटर के टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। 3-3 मीटर के टुकड़ों में अगर हम इन तीनों धागों को तकसीम करेंगे तो कोई भी धागा बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। बच्चों, आप इन तीनों टुकड़ों को 1-1 मीटर के टुकड़ों में भी तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3 मीटर को 1-1 मीटर के टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। अगर आप 3 मीटर के धागे को 1-1 मीटर के टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो कोई भी धागा बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह से 6 मीटर धागे को भी अगर आप 1-1 मीटर के टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो भी कोई भी धागा बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह से 9 मीटर के धागे को अगर आप 1-1 मीटर के टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो भी कोई भी धागा बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि उस टुकड़े की लंबाई क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों धागों को अगर हम यकसा लंबाई के ऐसे टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं जिसकी लंबाई क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों धागों को हम 3-3 मीटर के टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर के धागों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर लंबाई के टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो 3 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई आई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 3 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर को पूरा तकसीम कर सकती है, ठीक है। और बच्चों, आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि दिए हुए आदात को तकसीम करने वाला बड़े से बड़ा जो अदद होता है उसको क्या कहते हैं, मुश्तरक आदे आज़म कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो 3 मीटर ये जो लंबाई आई है, ये 3, 6 और 9 का क्या है, मुश्तरक आदे आज़म है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से हमको क्या बात पता चली, यहाँ से हमको ये बात पता चली कि दिए हुए लंबाइयों के धागों के यकसा लंबाई के बड़े से बड़े टुकड़े करने के लिए हमको क्या करना होगा, दिए हुए धागों की लंबाइयों का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों, हमको यहाँ पर 300 मीटर, 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर लंबाई के धागों के यकसा लंबाई के ज़्यादा से ज़्यादा बड़े टुकड़े करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये बोर्ड साफ़ कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इस सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए वक्त ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप आसानी से दूसरे सवालात भी हल कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए तीनों आदात को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। हम इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म तक़सीम के तरीक़े से मालूम करेंगे, ठीक है। पहला अदद क्या है बच्चों, 392, दूसरा है 308 और तीसरा अदद है 490, ठीक है। अब बच्चों, हमको क्या करना होगा, इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए हमको मुफरद आदात से इनको तक़सीम करना होगा। पहला मुफरद अदद क्या है, 2 है। 2 से हम इन तीनों आदात को तक़सीम कर सकते हैं क्योंकि इस अदद के आखिर में 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से इनको तक़सीम कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 एकन 2, 1 बचा, ये बने 19, 2 नाहे 18, 1 बचा, बने 12, 2 छके 12, ठीक है। ये 2 एकन 2, 1 बचा, ये बने 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है। अब हमको 490 को तक़सीम करना है, तो ये 2 दूनी 4, ये 2 चौक 8, 1 बचा, 10 बने 2 पंजे 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन तीनों आदात को 2 से तक़सीम कर लिया है, ठीक है।
अब बच्चों हम ये देखेंगे कि हम इन तीनों आदात को दो इस मुफरद अदद से तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, इस अदद को हम दो से तकसीम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको दो से तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि इस अदद के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 इन पाँचों हिस्सों में से कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, दो के बाद जो मुफरद अदद 3 उससे चेक करना होगा कि हम इन तीनों आदात को तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों 3 से तकसीम करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि इन आदात के हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होती है या नहीं। ठीक है, ये 1 और 9 10, 10 और 6 16। ठीक है, 16 3 से तकसीम नहीं होते, इसलिए हम 196 को 3 से तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इस तरीके से दिए हुए आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए ये ज़रूरी है कि दिए हुए तमाम आदात किसी एक मुफरद अदद से पूरा तकसीम होते हैं, लेकिन यहाँ पर 196 ये 3 से पूरा तकसीम नहीं हो रहा है। तो अगर आगे के आदात 3 से तकसीम होते भी होंगे तो हम इन तीनों आदात को 3 से तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इन तीनों आदात में से 196 ये 3 से तकसीम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद जो मुफरद अदद है 5 उससे चेक करेंगे कि हम इन तीनों आदात को पूरा तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, 5 से हम इस आदत को तकसीम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों आदत को तकसीम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चूंकि हम इन तीनों आदात को 5 से तकसीम नहीं कर सक रहे, इसलिए हम इन तीनों आदात को 5 से तकसीम नहीं करेंगे। ठीक है, अब बच्चों 5 के बाद आता है 7। 7 से हम चेक करेंगे कि हम 7 से इन आदात को तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए हम 7 से चेक कर लेते हैं। पहले हम इस आदत को करेंगे 7 1 7, 7 2 14, 7 या 21, लेकिन 21 19 से बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम 7 का पहाड़ा 14 तक ही पढ़ेंगे। 7 2 14, अब बचे 5, ये बने 56, 7 8 56। ठीक है, यहाँ पर 7 2 14, एक बचा, ये बने 14, 7 2 14। ठीक है, 7 या 21, 3 बचे, बने 35, 7 पंजे 35। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों आदात को 7 से तकसीम कर दिया है। अब बच्चों हमारे पास ये 3 आदात आ गए, 28 22 और 35। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम 7 से इन आदात को पूरा तकसीम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, 7 से इस अदद को तकसीम किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, लेकिन 22 ये 3 से तकसीम 7 से तकसीम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों आदात में से 22 ये अदद 7 से तकसीम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इन तीनों आदात को 7 से तकसीम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरीके से मुश्तरक आदे आज़म मालूम करते वक्त दिए हुए तमाम आदात किसी मुफरद अदद से तकसीम होना चाहिए। अगर उनमें से एक अदद भी अगर तकसीम नहीं हो रहा है तो हम उसको किसी मुफरद अदद से तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों हम ये देखेंगे कि 7 के आगे जो मुफरद अदद है, 7 के आगे जो मुफरद अदद आता है वो 11 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 11 से हम इन आदात को तकसीम कर सकते हैं या नहीं। 11 से हम 22 को कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों को नहीं कर सकते, तो हम 11 से भी इनको तकसीम नहीं करेंगे। 11 के बाद आता है 13। 13 से भी हम इन आदात को तकसीम नहीं कर सकते। 13 के बाद जो मुफरद अदद आता है बच्चों वो आता है 17। 17 से भी हम इनको तकसीम नहीं कर सकते। 17 के बाद आता है 19। 19 से भी हम इन आदात को तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से 19 के आगे आता है 23। 23 से भी हम इन आदात को तकसीम नहीं कर सकते। 23 से तो यहाँ पर इन आदात में ये जो 22 है ये तो तकसीम हो ही नहीं सकता क्योंकि 22 ये 23 से क्या होगा, छोटा आदाद होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों अगर आप आगे के मुफरद आदात में चेक करेंगे तो आगे के मुफरद आदात ये 22 से बड़े होंगे। ठीक है, और 22 से बड़े मुफरद आदात से तकसीम हो गए नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आदात 23 के आगे आने वाले तमाम मुफरद आदात से ये पूरा तकसीम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तकसीम के अमल को रोक देंगे और इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए इस कॉलम में ये जो आदात आए हैं उनका हम ज़र्ब कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के लिए यहाँ पर मैं इन आदात की ज़र्ब कर लूँगा। ठीक है, 2 ज़र्ब 7, 2 ज़र्ब 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन तीनों आदात का मुश्तरक आदे आज़म मालूम कर लिया है। ठीक है, इन तीनों आदत का मुश्तरक आदे आज़म क्या है, 14 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इन तीनों लंबाइयों के जो धागे हैं, इन तीनों लंबाइयों के धागों में हम ज़्यादा से ज़्यादा 14 मीटर लंबाई के यकसा लंबाई के टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हम लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा धागे के हर टुकड़े की धागे के हर टुकड़े की
ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई, ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 14 मीटर, 14 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवालात 14 का जो 8वां सवाल था उसको हल कर लिया। बच्चों इस सवाल को समझाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन अगर आप बच्चों इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप इसी तरह के और भी बहुत सारे दूसरे सवालात को हल कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, हम मश्की सवालात 14 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 9, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मश्की सवालात 14 का 9वां सवाल क्या है? 90वें सवाल में वो कह रहे हैं कि दो मुतवातिर जुफ्त तादाद का मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक़ल 180 है, तो वह आदाद मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि दो मुतवातिर जुफ्त तादाद। ठीक है बच्चों, मुतवातिर जुफ्त तादाद किनको कहा जाता है? मुतवातिर का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, और जुफ्त तादाद कौन से होते हैं बच्चों? इससे तो आप पहले से वाकिफ़ हैं। ठीक है, पहला जुफ्त तादाद क्या है? पहला जुफ्त तादाद है 2। ठीक है, 2 के बाद मुतवातिर जुफ्त तादाद कौन सा आता है? 2 के मुतवातिर बाद आता है 4। ठीक है, 2 के बाद बच्चों 3 ये अदद आता है, लेकिन 3 ये एक ताख अदद, एक ऑड नंबर है। ठीक है, 2 के मुतवातिर बाद आने वाला जो जुफ्त अदद है वो क्या है? 4 है। ठीक है, इसी तरह से 4 के बाद, 4 के मुतवातिर बाद जो जुफ्त अदद आता है वो 6 आता है। इसी तरह से 6 के बाद, 6 के मुतवातिर बाद आने वाला जो जुफ्त अदद है वो क्या है? 8 है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों एक के बाद एक जो जुफ्त तादाद आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? मुतवातिर जुफ्त तादाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल में वो कह रहे हैं कि दो मुतवातिर जुफ्त तादाद का मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक़ल यानी LCM कितना है? 180 है, तो वह आदाद मालूम कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए मैं एक उसूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसको हमने मश्की सवालात 14 में यानी इस मश्क में हमने भी सीखा है, और साथ ही साथ हमने इस उसूल को मश्की सवालात 12 में भी सीखा है। ठीक है बच्चों, वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि दिए हुए आदाद के मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक़ल और मुश्तरक आदे आज़म का हासिल ज़र्ब और दिए हुए आदाद का हासिल ज़र्ब मसावी होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले? इस उसूल का इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करने वाले। ठीक है, तो चलिए पहले मैं उस उसूल को लिख लेता हूँ। बच्चों वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि दिए हुए आदाद का हासिल ज़र्ब, दिए हुए आदाद का हासिल ज़र्ब और दिए हुए आदाद के मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक़ल और मुश्तरक आदे आज़म का हासिल ज़र्ब, ये कैसे होता है? मसावी होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले? इस उसूल का इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल में दिया गया है कि दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक़ल कितना है? 180 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक़ल 180 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इस सवाल को आगे हल करने से पहले मैं आपको एक उसूल बता देता हूँ। अगर आप उस उसूल को समझ लेंगे तो आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म हमेशा 2 होता है। ठीक है बच्चों, वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि दो मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म क्या होता है? हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख कर बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दो मुतवातिर जुफ्त तादाद की। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए बच्चों हमारे पास दो मुतवातिर जुफ्त तादाद है 2 और 4, ये दोनों भी मुतवातिर जुफ्त तादाद है। ठीक है बच्चों, अगर आप इन दोनों मुतवातिर जुफ्त तादाद का मुश्तरक आदे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे तो हमेशा इन दोनों जुफ्त मुतवातिर आदाद का जो मुश्तरक आदे आज़म आएगा वो आएगा 2। ठीक है, वो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हम और दो मुतवातिर जुफ्त तादाद ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर 6 और 8, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी मुतवातिर यानी एक के बाद एक आने वाले जुफ्त तादाद है, इवन नंबर्स है, तो इनका मुश्तरक आदे आज़म भी क्या आएगा? इनका मुश्तरक आदे आज़म भी आएगा 2। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे फ़र्ज़ कीजिए 12 और 14। ठीक है, ये दोनों आदाद भी मुतवातिर जुफ्त आदाद है, एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स है। ठीक है, अगर आप इनका भी मुश्तरक आदे आज़म मालूम करेंगे तो वो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है,
अगर बच्चों आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने तौर पर इन मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करके देख सकते हैं कि इन मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म हमेशा 2 ही आता है। ठीक है, अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप अपने तौर पे मालूम करके देखिए। अगर बच्चों मैं आपको इस सवाल में इन मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म मालूम करके बताऊंगा तो इसके लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने तौर पर इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म हमेशा हमेशा क्या आता है, 2 ही आता है। ठीक है, तो आप अपने तौर पर इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस सवाल में हमको दिया गया था कि 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद, 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक इज़ाफ़ी आखिर 180 है, तो इसको तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन यहाँ पर 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर जो उसूल मालूम हुआ कि 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरक आदे आज़म हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुश्तरक आदे आज़म की जगह पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, हमारे पास इक्वेशन आ गई दिए हुए आदाद का हासिल ज़र्ब मसावी है 180 ज़र्ब 2। ठीक है, अब बच्चों अगर आप 180 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 180 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो आएंगे 360। ठीक है, ये 2 सिफर 2 8 16 के 6 हासिल के तौर पर 1 2 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, दिए हुए आदाद दिए हुए आदाद का हासिल ज़र्ब मसावी है 360। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद मालूम करना है। ऐसे 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद मालूम करना है जिनका हासिल ज़र्ब क्या हो, 360 हो। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम ऐसे 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद चेक करेंगे जिनका हासिल ज़र्ब क्या है, 360 है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 2 और 4 ये 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद है, लेकिन इनका हासिल ज़र्ब 360 नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 और 6 भी मुतवातिर जुफ्त आदाद है, लेकिन इनका हासिल ज़र्ब भी 360 नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4 और 8 इन 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद को देखें तो इनका भी हासिल ज़र्ब 360 नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप चेक करेंगे कि 8 और 10 इन मुतवातिर जुफ्त आदाद का हासिल ज़र्ब 360 आता है या नहीं, तो 8 और 10 इन 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का हासिल ज़र्ब भी 360 नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप चेक करेंगे तो मुतवातिर जुफ्त आदाद में 18 और 20 ये ऐसे 2 जुफ्त आदाद है जिनका हासिल ज़र्ब क्या आता है, 360 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 360 को 18 और 20 के हासिल ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं बाएं तरफ लिख लेता हूँ, दिए हुए आदाद का हासिल ज़र्ब। ठीक है, 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 को हम लिख सकते हैं 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद 18 और 20 के हासिल ज़र्ब की सूरत में, 18 ज़र्ब 20। ठीक है बच्चों, अगर आप 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा दादा आएगा, 360 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद मालूम कर लिए है जिनका मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल क्या है, 180 है। ठीक है, वो 2 मुतवातिर आदाद कौन से हैं, 18 और 20। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर होगा मतलूबा यानी रिक्वायर्ड यानी जो हमको चाहिए। ठीक है, मतलूबा मुतवातिर जुफ्त आदाद 18 और 20 है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 14 का जो आखिरी सवाल था उस आखिरी सवाल को भी हमने हल कर लिया है। तो इस तरह से बच्चों हमने जो हमारा तीसरा सबक था मुश्तरक इज़ाफ़ी अक़ल और मुश्तरक आदे आज़म, आज इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।